हेलो स्टूडेंट, आज हम परीक्षा में आने वाले एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 1 नंबर में हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। तो पहला प्रश्न है 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। हम जानते हैं 4 और 5 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। 1। दूसरा प्रश्न है 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक आप निकालना जानते हैं, तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक होगा 12 होगा। प्रश्न तीसरा है दो संख्याओं a एवं b के लघुत्तम समापवर्तक ab और महत्तम समापवर्तक ab क्रमशः x एवं y हैं। ab, x और y में क्या संबंध होगा। तो इसका जो संबंध होगा वो होगा a गुणित b बराबर x गुणित y। प्रश्न चौथा है यदि a बराबर bq तो a और b में क्या संबंध है। तो b a का गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड है। अब हमारे पास अगला अध्याय है बहुपद। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। 1 रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। प्रश्न छठवां है यदि ax की घात 2 धन bx धन c के शून्यक अल्फा एवं बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है हम जानते हैं -b/a होता है। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा एवं बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो त्रिघात है जिसकी घात अधिकतम होती है वही उसका शून्यक होता है 3। अब चलते हैं हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में। वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल न हो। यदि हल न होता है तो हम इसको क्या कहते हैं? असंगत निकाय कहते हैं। वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल हो। संगत निकाय कहलाता है। संगत निकाय कहलाता है। इन सभी प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न 11वां है जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वह क्या कहलाता है। रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। इसका जो व्यापक समीकरण होता है ax by प्लस c बराबर 0 या y बराबर mx प्लस c। 12वां है यदि x प्लस y बराबर 5 तथा x बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा। यदि हम y का मान निकालना तो x यहाँ रख देंगे तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 4। क्या आएगा 4। दो चरों x y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा। तो मैंने अभी जैसे बताया था कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 यही इसका मानक स्वरूप है। अगला प्रश्न है 14वां क्या x धन 1 पूरे की घात 2 बराबर 2 गुणित x ऋण 3 द्विघातीय समीकरण है। तो देखिए क्या द्विघातीय समीकरण है। हाँ, ये एक द्विघातीय समीकरण है। हाँ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ हम जब करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जब हम विस्तार कर देंगे तो यहाँ पे हमारे x की घात 2 आ जाएगी। तो अगर x की घात 2 आई है तो यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c के विविक्त कर ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो विविक्त कर का सूत्र हम जानते हैं, मैं इस तरफ लिख देता हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि चर की अधिकतम घात 2 हो तो क्या कहलाता है। जब घात 2 हो तो वर्ग समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण कहलाता है।
समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 में b की घात 2 ऋण 4ac को क्या कहते हैं? इसको हम विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कर कहते हैं। विविक्त कर। किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? मूल। किसी वर्ग समीकरण चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। दो वर्गमूल 2 कमा वर्गमूल 2 कमा 0 बराबर इसका अगला पद क्या होगा? अगर हम इस तरह से लिखते जाएं 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, अब इसमें से इसको घटा देंगे या इसमें से इसको घटा देंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा वो अगला पद आएगा तो 0 है, तो इसके बाद आएगा इसका अगला पद ऋण 2, ऋण वर्गमूल 2। 20 है 5 10 15 खाली स्थान का अगला पद क्या होगा? तो 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौको 20, अगला पद होगा इसका 20। क्या होगा? 20। 3 बटे वर्गमूल 5 कमा 4 बटे वर्गमूल 5 कमा वर्गमूल 5 कौन सी श्रेणी है? अगर देखा जाए तो ये कौन सी श्रेणी है? तो हम देख रहे हैं इन दोनों का सर्वांतर निकाल लेंगे, दूसरे पद से पहले पद का, तीसरे पद से दूसरे पद का, तो यह एक समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। 1/4 1/3 1/4 समांतर श्रेणी है या नहीं? तो ये नहीं है क्योंकि इसका सर्वांतर बराबर नहीं है। यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या सीमित न हो तो उसे क्या कहते हैं? अनंत श्रेणी। अनंत श्रेणी। प्रश्न 24वां है हमारे पास। समांतर श्रेणी का व्यापक स्वरूप लिखिए। तो जो समांतर श्रेणी का व्यापक होता है a पहला पद, दूसरा होगा a प्लस माइनस डी, तीसरा होगा a प्लस माइनस 2d, अगला होगा a प्लस माइनस 3d और इसी तरह a प्लस माइनस nd तक जाएगा। अब अगला चैप्टर त्रिभुज, जिसके महत्वपूर्ण कुछ प्रमेय हैं जो पूछे जाते हैं कि ये कौन से प्रमेय हैं। जैसे लिखा है 25वां, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं की जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यह प्रमेय कौन सा कहलाता है? तो यह प्रमेय कौन सा कहलाता है? थेल्स प्रमेय। कौन सा? थेल्स प्रमेय। समकोण त्रिभुज प्रमेय का जो नाम होता है वो कौन सा होता है? पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज प्रमेय को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। इसी को बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। 27वां प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज ABC में AD लंब है BC एवं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC गुणित BD हो तो यह प्रमेय किस नाम से जाना जाएगा? तो यह जो है हमारा अधिक कोण प्रमेय, अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय, अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय, अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर ऋण 2BC गुणित BD, तो यह प्रमेय किस नाम से जाना जाएगा? यह न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय है। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय है। न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय। अगला है, यदि किसी त्रिभुज ABC की मध्यिका AD हो, मध्यिका क्या हो? AD हो, तब AB स्क्वायर धन AC स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक के अंदर AD स्क्वायर धन BD स्क्वायर कॉमा
तो यह प्रमेय किस नाम से जाना जाता है? तो यह प्रमेय होता है अपोलोनियस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। आशा है कि ये सारे एक शब्द और एक वाक्य के जो प्रश्न हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। आप इन्हें अच्छी तरह और भली भांति याद कर लीजिए, ये याद करने वाले ही प्रश्न हैं। अब हम निर्देशांक ज्यामिति की ओर चलते हैं। 30वां प्रश्न है, बिंदु x1, y1 एवं x2, y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2। ये इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। 31वां है, x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य की दूरी। तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी वही मध्य दूरी होती है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। x1 y1 एवं x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक क्या कहलाते हैं? तो जो हमारे बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो इस प्रकार से हैं, m x2 धन n x1 m प्लस n, ये पहला है। दूसरा होगा m y2 धन n y1 बटे m धन n, ये दूसरा है। बिंदु x1 y1 x2 y2 एवं x3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। पहले मैं आपको मूल बिंदु से x और y के बीच की दूरी बता दूं। तो मूल बिंदु से x y की जो बीच की दूरी होती है वो वर्गमूल के अंदर x स्क्वायर धन y स्क्वायर होता है। तो मैं इसके उत्तर को यहाँ लिखता हूँ नीचे की ओर, त्रिभुज वाले का 1/2 ब्रैकेट खोल लीजिए आप इसको, x1। यदि यहाँ x1 आ जाए तो y2 माइनस y3, ये क्रम बनेगा, धन x2 यहाँ आ जाए तो y3 रहेगा और y1 रहेगा, फिर धन यदि x3 आ जाए तो क्रम रहेगा y1 और उसके बाद जो आ जाता है आपका y2। अब हम त्रिकोणमिति की ओर चलते हैं। त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्न 35वां, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। cos 0 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है। और साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वह कॉस थीटा होता है। वृत्त की ओर चलते हैं हम। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत या अनगिनत या अनेक। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? तो 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं, 2। अगला अध्याय है हमारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हमें सभी को याद है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा लिखिए। तो त्रिज्यखंड की जो परिभाषा होती है, वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग वृत्तीय क्षेत्रफल
का वह भाग जो संगत चाप से घिरा हो। है ना, जैसे चित्र बना देता हूँ इस तरह का ये वाला एरिया। अगला प्रश्न है 46वां। एक वृत्त के व्यास d एवं परिधि में क्या संबंध होता है? तो वृत्त के व्यास और परिधि में जो संबंध होता है वह होता है पाई और d। कभी कभी इसको हम 2 पाई r लिखते हैं या 2r पाई भी लिखते हैं। तो ये तीनों में से तीनों सही है। एक वृत्त के व्यास d एवं उसके क्षेत्रफल में क्या संबंध है? वृत्त के व्यास बोला है, एक वृत्त के व्यास d और तो इसमें जो संबंध होता है वह होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि हम r का मान d का मान यहाँ पर r/2 रख देते हैं वृत्त के क्षेत्रफल में, तो यह आ जाता है। अगला प्रश्न है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बने ठोस को क्या कहते हैं? हम जानते हैं किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर गोला बनेगा। क्या बनेगा? गोला। समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली किसी भुजा के परितः घुमाने वाले ठोस क्या कहलाता है? शंकु। गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई r क्यूब, पाई r की घात 3। अगला जो हमारा अध्याय है वह है सांख्यिकी। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों माध्यक एवं बहुलक में से कोई भी 2 मापें दी गई हैं तो तीसरी माप कैसे ज्ञात करते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति माध्य मध्यक बहुलक में से कोई 2 माप दी गई हैं तो हमारे पास इसका सूत्र है, हम निकालते हैं इसके लिए। बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यक ऋण 2 गुणित माध्य। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग। संपूर्ण वितरण को 2 बराबर भागों में बांटने वाला अंक जिस वर्ग अंतराल में होता है उसे वर्ग को क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग। अगला प्रश्न है हमारा 54वां। 1 2 3 4 5 समांतर माध्य क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, है ना, और 5 से भाग दे देंगे। तो 5 4 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ आ जाएगा 15/5 बराबर 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। मध्यिका का सूत्र लिखिए। तो मध्यिका का जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर l प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इम्पोर्टेंट सूत्र है ये। अब बोलता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र। तो बहुलक का सूत्र होता है Z बराबर L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H।
किसी घटना के घटित होने की संभावना का परिमाण, बोधक या संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? शून्य होगी। असंभव जो होने वाली ना हो उसे हम शून्य कह देते हैं, प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है, एक होती है। अगला है घटना ई की प्रायिकता धन घटना ई न होने की प्रायिकता, इसका मान भी एक होता है, एक होता है। आशा है कि ये सारे के सारे एक शब्द और एक वाक्य प्रश्न को आपने भली भांति समझ लिया होगा। इनको याद कर लें, यही परीक्षा में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।